हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का दिल खोलकर स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और आप जैसा कि जानते हैं गाइज, आरपीएफ का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। बहुत जल्द ही इसका फॉर्म निकल जाएगा गाइज आप लोग को, और तैयारी लगे रहिए क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी आ रही है यार। तो चलिए उसी को ध्यान में रखते हुए आज का यह हमारा क्लास है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस का सवाल जो है गाइज आप लोग को पूछे जाएंगे रेलवे में खास करके, और ये बहुत बड़ा एक सिलेबस होता है, इसलिए तैयारी इसका करना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम भी होगा गाइज और आप लोगों का फिजिकल टेस्ट भी होगा। तो चलिए पहला सवाल है आप लोग के बीच में, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असंगठित क्षेत्र के लिए सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, अतिरिक्त समय के लिए काम करने का कोई प्रावधान नहीं होता है। बी, सवेतन छुट्टी का प्रावधान होता है। सी, असुरक्षित रोजगार। डी, अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती है। तो बताइए असंगठित क्षेत्र के लिए कौन सा सत्य नहीं है? बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। इसका मतलब है सवेतन छुट्टी का प्रावधान नहीं होता है असंगठित क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोग के बीच में, कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है? ऑप्शन ए, वित्त मंत्रालय। ऑप्शन बी, नीति आयोग। ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन डी, भारतीय स्टेट बैंक। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए दूसरा का? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वित्त मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए, मौद्रिक प्रबंधन। ऑप्शन बी, सरकारी ऋण। ऑप्शन सी, विदेशी विनिमय प्रबंधन। ऑप्शन डी है ग्राहकों से जमा स्वीकार करना। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ग्राहकों से जमा स्वीकार करना। चलिए अगला जो सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में आर्थिक उदारीकरण किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन ए 1985। ऑप्शन बी 1989। ऑप्शन सी 1991 और ऑप्शन डी है 1993। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों? देखिए कमेंट करते जाइएगा, ठीक है। जिन क्वेश्चन का आंसर आप लोग को करेक्ट आंसर पता है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, इससे आप लोग को तैयारी जो है अच्छी तरह से मजबूत तरीके से हो पाएगी गाइज। जितना ज़्यादा कमेंट कीजिएगा उतना बेहतर होगा आप लोग का। और अंत में, वीडियो के अंत में जितना क्वेश्चन सही होगा जरूर कमेंट कर दीजिएगा आप लोग, है ना। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। 1991 में आपका भारत में आर्थिक उदारीकरण ये हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 आ रहा है दोस्तों, दूसरे राज्य के तत्काल राजनीतिक नियंत्रण के अधीन क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, समुदाय। ऑप्शन बी, कॉलोनी। ऑप्शन सी, जनपद पद, या ऑप्शन डी है प्रांत। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, कॉलोनी। अगला जो सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, खाली जगह में प्रत्येक वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए तथा प्रत्येक वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। तो इसका सही जवाब आप लोगों को देना है गाइज। ऑप्शन ए, एक तंत्र। ऑप्शन बी है लोकतंत्र। ऑप्शन सी है धनिक तंत्र। ऑप्शन डी है धर्मतंत्र। तो बताइए सही जवाब क्या आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 6 का? जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, लोकतंत्र। चलिए अगला जो सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान दिया गया है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 1। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 2। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 3। ऑप्शन डी है अनुच्छेद 4। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 7 का? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, अनुच्छेद 2। चलिए अगला जो सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य है? ऑप्शन ए, कानून के समक्ष समानता रखना। ऑप्शन बी, अस्पृश्यता को बढ़ावा ना देना। ऑप्शन सी है इस्तेमाल ना करना। ऑप्शन डी है देश की रक्षा करे तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, ऑप्शन डी सही जवाब होगा, यानी कि देश की रक्षा करे तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा। चलिए अगला जो सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9 है, 16 जाने माने महाजनपदों में से सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा था? ऑप्शन ए, मगध। ऑप्शन बी, कौशल। ऑप्शन सी है वत्स। ऑप्शन डी है
अंग। तो बताइए सही जवाब क्या आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब है दोस्तों। ऑप्शन ए मगध, याद रखिएगा मगध जनपद जो है ये सबसे आपका महत्वपूर्ण महाजनपद था। चलिए अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के किस ऐतिहासिक पाठ में चांदी के सिक्कों को रुपया रूप बताया गया है? ऑप्शन ए है उपनिषद, ऑप्शन बी है पुराण, ऑप्शन सी है अर्थशास्त्र या ऑप्शन डी है भगवद गीता। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 10। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप लोग का जो क्वेश्चन नंबर 10 है गाइज इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, यानी कि अर्थशास्त्र। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसने भारत में नमक कानून को तोड़ने के लिए यात्रा का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी भगत सिंह या ऑप्शन डी महात्मा गांधी। बिल्कुल सही जवाब होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी। चलिए अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों आप लोग के बीच में, 1934 के बाद मुस्लिम लीग का मुख्य प्रवक्ता कौन बन गया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मौलाना आजाद, ऑप्शन सी बादशाह खां, ऑप्शन डी है मोहम्मद अली जिन्ना। 1934 के बाद बताइए। बिल्कुल सही जो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, कौन सा वर्ण 4 जाने माने वर्णों में से चौथे स्थान पर था? ऑप्शन ए शूद्र, ऑप्शन बी क्षत्रिय, ऑप्शन सी ब्राह्मण, ऑप्शन डी वैश्य। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी सही जवाब होगा वैश्य। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 14 है गाइज, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी ज्योतिराव फुल्ले और ऑप्शन डी है राजा राम मोहन राय। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 14। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ज्योतिराव फुल्ले। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 है, अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित भारत की तटीय रेखा की कुल लंबाई किलोमीटर में लगभग कितनी है गाइस? ऑप्शन ए है 7800, ऑप्शन बी है 9328, ऑप्शन सी है 9658, ऑप्शन डी है 7516। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा 7516। चलिए अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 16 है, किस दिशा में भारत वलित पर्वत से घिरा हुआ नहीं है? ऑप्शन ए पश्चिम, ऑप्शन बी है उत्तर पश्चिम, ऑप्शन सी है उत्तर और ऑप्शन डी है उत्तर पूर्व। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन ए सही जवाब। सवाल की ओर बढ़ते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 70 है, दिहांग घाटी के बाद हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ता है तथा भारत की पूर्वी सीमा बनती है जिसे खाली जगह कहा जाता है? ऑप्शन ए शिवालिक, ऑप्शन बी पीरपंजाल, ऑप्शन सी हिमाचल, ऑप्शन डी पूर्वांचल। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों पूर्वांचल। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना हुआ है? ऑप्शन ए जलोढ़ मृदा, ऑप्शन बी काली मृदा, ऑप्शन सी लेटराइट मृदा, ऑप्शन डी शुष्क मृदा। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा जलोढ़ मृदा। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी जगह की जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रणों में से नहीं है? ऑप्शन ए समुद्र से दूरी, ऑप्शन बी है मानव प्रभाव, ऑप्शन सी है अक्षांश, ऑप्शन डी है समुद्री जलधाराएं।
बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानव प्रभाव। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में कितने राष्ट्रीय जल मार्ग हैं? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी है 111, ऑप्शन सी है 311, ऑप्शन डी है 401। बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 111। भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? तो 111। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 21 है, चुंबकीय वस्तुएं ऐसी वस्तुएं हैं जो खाली जगह, ऑप्शन ए एक चुंबक की ओर सदैव आकर्षित होते हैं, ऑप्शन बी एक चुंबक की ओर कभी भी आकर्षित नहीं होते, ऑप्शन सी सदैव चुंबक से दूर चले जाते हैं, ऑप्शन डी कोई विकल्प सही नहीं है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 22 है, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवियां जिन्हें स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है क्या कहलाती है? ऑप्शन ए वास्तविक, ऑप्शन बी आभासी, ऑप्शन सी काल्पनिक या ऑप्शन डी प्रतिरूप। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, आभासी। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कैपिलरी एक्शन यानी सूक्ष्म नलिका प्रभाव का एक उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए स्ट्रो यानी घास में पानी का ऊपर बढ़ना, ऑप्शन बी है अरसू नलिका के माध्यम से आंसू का बहना, ऑप्शन सी है साबुन के बुलबुले का निर्माण, ऑप्शन डी है आपका ब्लोटिंग कागज द्वारा सियाही का अवशोषण। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, साबुन के बुलबुले का निर्माण। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 24 है, कीटों में गैसों के आदान प्रदान के लिए वायु नली के संजाल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए श्वास नली यानी ट्रेकिया, ऑप्शन बी है श्वास रंध्र स्पायरेकल, ऑप्शन सी है श्वसनी ब्रांकाई और ऑप्शन डी है नलिका ट्यूब। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि श्वास नली ट्रेकिया। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 25 है, पत्तियों की सतह पर मौजूद रंध्र यानी कि स्टोमाटा के माध्यम से किस प्रक्रिया द्वारा पानी का वाष्पीकरण करता है? ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी है वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी है परिवहन, ऑप्शन डी है वाष्पीकरण। तो बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वाष्पोत्सर्जन। तो धन्यवाद दोस्तों, ये सेशन देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ। ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से फीडबैक जरूर दीजिएगा, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों को। फिर बीच में फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद जय भारत दोस्तों।